नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर देखो तो इंडिया और चाइना की कंपटीशन खुलकर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे किसी कंट्री के ऊपर एयरबेस बनाना हो, चाहे वहाँ पर जो डिफेंस वाली जो एक सिचुएशन होती है वो बनाना हो, जो भी हो। अगर यहाँ पर पहला एज नो डाउट चाइना को था, क्योंकि वो श्रीलंका में घुस गया, वो यहाँ पर बांग्लादेश में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा अरब कंट्रीज़ में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा इसराइल के आसपास उसने घुसने की ट्राई की। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन इतना तेज़ी से कैचअप कर रहा है इंडिया कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ पर चाइना जाकर बैठा है उसके आसपास हमने हर जगह पर एक चेक पॉइंट बिठा दिया है। मतलब हमने भी वहाँ पर जगह ले ली है दूसरे कंट्रीज से। और उन नो डाउट जो भी उस कंट्री को हमको देना पड़ा होगा हमने किया होगा, मतलब उसी हिसाब से तो रिलेशन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो है वो चाइना को लग रहा है कि एक तो जो उनका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मास मैन्युफैक्चरिंग होता था, नो डाउट आज भी चाइना के अंदर मास मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन था वो इंडिया कब्जा कर चुका है। और आने वाले दिनों में चाइना को यही डर है कि हमारा जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सिचुएशन है वो पूरा इंडिया खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? आप इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे-मोटे एरियाज़ तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज़ है? सिर्फ कॉम्पिटिशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है, वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलिजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्ज़ी उनके ऊपर वो कर लेंगे। सो ये ज़रा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे-पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? ज़रा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विंगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। अच्छे आई चाइना तो आपके यहाँ तो वो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं। वो चीनी जो हाँ वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैचे ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चले कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में चल फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी है, भाई मानते हैं उसको, उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पे 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे। भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द हॉस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है।
तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। उस पर अभी आएंगे, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डीलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उनपे। 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है, और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1-2 पॉइंट बड़े अहम करने, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, जी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक़्त था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया जी और बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल हरकतुल जहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में, ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी, फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं, और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कह जी ये जहादी हैं और ये दहशतगर्दी है, एक तो ये चीज। और दूसरा सुनने में आया है कि 2011 से लेकर, सॉरी 2001 से लेकर 2011 तक इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1,000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिस्ट्रस्ट थे, ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे और ये चीजों से जो है वो, या कि आप समझते हैं ये मिस्ट्रस्ट रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है? ये जरा, क्योंकि ये ना हो कि मिस्ट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है कि यार चलो चाइनीज को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, तो खुद पीछे हट गए। बांग्लादेश वाज वन ऑफ द कंट्रीज ओरिजिनली जिसको क्वाड का क्या गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो जरा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए चिवा साहब, पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये है ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना। दे आर लूजिंग $10 बिलियन, और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो अभी ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक इस पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक जो यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेस वे निकालना चाह रहे थे। अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय।
उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखी है, टचवुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे, ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक वेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दी थी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बन के तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब, मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन फोरम में बातें नहीं है, बट ये काफी लोगों को झटका लगा था, भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक वेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई। शेरबहादुर देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक वेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो कहने की बात ये है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना। मैंने कहा ना, दो पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उन पे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा, इस्लामिस्ट को। और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंड ओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी नहीं है। पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर तल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है इस वक्त। ये इस वक्त एक इंटरनेशनली गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी वो, जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज है वो उनके डिजाइन के साथ मैच ही नहीं करती। लेकिन गालिब साहब, साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, अब पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि एक मुद्दत के बाद चाइनीज़ भी बड़ा अग्रेसिव उनका स्टाइल है, पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं उस रीजन में। आपके ख्याल में ये किस तरह मामला जाए? आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 बरसों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 2 सूरत हाल है जिसके तहत अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें।
उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। लेकिन जब चीन के साथ, चीन के मुखालिफ आप भारत के साथ खड़े होकर कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, वो चीज अमेरिका को नजर आती है, तो यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है, या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है गालिब साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो चीन का और भारत का जो झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। जब चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनके साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने, जो कि एग्रीमेंट के तहत थे, वहां तक चीन की अफवाज वहां आ गई है और उनको मालूम है भारत को कि वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। शाम साहब, जिस तरह से भी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है? तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है? दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। एक्सटर्नल फ्रंट पे उनके पास जो एक चीज़ रह गई है वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को वापस लाना, जो उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले मैं लेके आऊँगा। बड़ी हद तक प्रोसेस जो है ना वो अब तकमील की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से एंड गेम बन रही है अफगानिस्तान में, लगता है कि वो चला जाएगा। और फिर जिस तरीके से अब्दुल्ला जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको बनाया गया है उस काउंसिल का चेयरमैन जो गुफ्तगू करेगी सब सारे स्टेक होल्डर के दरमियान, वो भी पाकिस्तान भी आएंगे। तो वो पाकिस्तान की उन्हें बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। जिस तरीके से विड्रॉल फ़ौजों को चाहिए, फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का है ये डिफेंस का, उसको वापस लेके जाना है, तो पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ है। फिर ये उन्हें ये भी पता है कि तालिबान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आएंगे। तालिबान के साथ जो अफ़गान तालिबान है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान ने मौका प्रोवाइड किया, उनको कन्विंस करके तो अमेरिका के सामने बिठाया, और ये मामला सारा तय हुआ कि किस तरीके से सीज़ फायर होगी, किस तरीके से अमेरिका की फ़ौजें वापस जाएंगी। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है। लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएं, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा गहरी है हमारी निस्बत। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल यह है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में कहें, अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपको आपकी बातें मानी। मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान का 50 साल का एक स्टैंड था जो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान ये कहता था कि जी जब तक कश्मीर में बात नहीं होगी, कोई तिजारती बात नहीं होगी, कोई तिजारत या और मामलात पे बात नहीं होगी। हिंदुस्तान कहता था नहीं, पहले ट्रेड पे बात करेंगे, कश्मीर को छोड़ें। तो पाकिस्तान अपने नुक्ता से पीछे हटा था। ठीक है ना। इसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंट राउंड होते रहे, टॉक्स होते रहे, वो उस पर हिंदुस्तान नहीं आया इस तरफ। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और ख़बर है। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान को इस पर मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का। समीर साहब, वैसे तो जो अमूमी तौर पे जो खारजा ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद भी आज के दौर में सियासी, मुआशी और फौजी, ये तमाम ताल्लुकात ये साथ साथ चलते हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने
भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी। इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात-उद-दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ। तो सऊदी अरब के जो आगे के ताल्लुकात हैं वो अब कैसे जाएंगे, उसमें सारी बातें अमेरिका का भी रोल सबको है अंदाज। बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें, अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर पाकिस्तान को जलाना है ना तो सिर्फ एक तस्वीर काफ़ी है। सिर्फ एक तस्वीर जहां पर आप वो 1971 वाली जो सरेंडर जो कर रहा है पाकिस्तान, AK न्याजी जो है वो इंडिया के सामने, तो अगर वही आप देखा तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। पिछले दिनों सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो आए थे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन हुआ। अब देखिए, जब कभी भी चाहे वो बांग्लादेश की PM आती है या फिर सऊदी UAE जैसे महत्वपूर्ण कंट्री से कोई आता है और डिफेंस वाली जब कोई सिचुएशन होती है ना, तो हम डेफिनेटली ध्यान रखते हैं कि बैकग्राउंड में 1971 वाली सरेंडर वाली एक फ़ोटो हो, जिससे अब होता क्या है कि उसके बाद वो पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करेगा। मतलब जिस हिसाब से कोई मेहमान आए हैं, अगर बांग्लादेश की PM आई है तो US कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए UK, फ्रांस या फिर US का कोई आया है तो दुनिया भर की मीडिया उसको कवर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिर्फ एक इमेज है ना, वो पूरे पाकिस्तान को जलाने के लिए काफ़ी। हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया में इसकी शो होते रहेंगे और यही देखने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का, और उनकी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद मुतीर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने तस्वीर बनाई है। उस तस्वीर में जो वो एक गिफ्ट दे रहे हैं भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान की फौज के कमांडर को, ना सिर्फ उनको गिफ्ट दे रहे हैं बल्कि एक किताब भी दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सऊदी अरब तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए। हो सकता है सऊदी जर्नल को ये पता ही ना हो कि ये तस्वीर क्या है या इसकी अहमियत क्या है। नॉर्मली ऐसे आप आते हैं किसी कमरे में, आपको पता नहीं चलता, लेकिन इंडिया ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ये बात बतानी जरूर चाहिए कि हमारा ये कंसर्न है। इंडिया जो है वो, क्योंकि एक फोरम है UN का, UN काउंटर टेररिज्म कमेटी, न्यूयॉर्क में ये बनी हुई है। ये बेसिकली उस बैक इन 2001 जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया गया था, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद जो रेजोल्यूशन वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था कि ये मेरा ख्याल है 28 सितंबर 2001 को कि जी काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात-उद-दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ है और वो हमारे यहाँ पे हमला करे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हमें उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है। वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है? वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से TTP बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें, अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन
ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते, और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसी ही है, और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता, और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी जिंदगी, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे एनालिस्ट ने, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक ही चीज की है, पाकिस्तान गॉट स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमने मिसयूज किया, मिसयूज हो गई और हम मुश्किल में पड़ गए। स्ट्रेटेजिक पोजीशन किस तरह की होती है कि जिस तरह आज चाइना को देखें, एक तरफ वो पैसिफिक में बैठे हुए हैं, इधर वो जनाब उन्होंने जो है वो अरेबियन सी तक पाकिस्तान के रास्ते वो टांगे निकाल के इधर पहुंच गए हैं। उधर इंडिया देखें, पूरे का पूरा वो जो है एक इंडियन ओशन नीचे देखें वो क्या कर रहा है, पूरे का पूरा ओशन उनके पास है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो उनके पास है। या फिर अरब स्टेट्स हैं, उनके पास इतने बड़े सी और उन्होंने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। हम तो अपने समंदरों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरों पे भी हमने, अब बंदा क्या कहे ना, वहां पे कोई वो बीच बने हुए हैं, हम तो जो अच्छे बीच, हम तो उनको बीच भी नहीं बना सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वहां पे तो इस तरह की कुछ हो ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पे पाबंदियां लग जाएंगी। मतलब हम इस लोकेशन का कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हमें तालिबान ने दबाया हुआ है, दूसरी तरफ से चीन हमें कह रहा है और डेवलपमेंट करें और कारोबार करें और काम करें, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर की वजह से खराब हो गए हैं और अब उन्होंने पूरा हमें डिस्टेंस कर लिया हुआ है। तो ये जो, और ईरान जो है वो 24 घंटे हमारे ईरान के साथ मसले हैं, लेकिन ईरान का भी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो लो इंटेंसिटी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम कभी मीडिया में छोड़ देते हैं, कभी वो चीजें मीडिया में छोड़ देते हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं हमने क्या करना है। इधर इंटरनली इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। बट एनी हाउ, ये जो बात मैं कर रहा था कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जो उन्होंने कहा जनाब के अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान, और अब ये जो है हमारे वहां पे जो एक काउंसलर साहब थे, जो एक यंग लड़के हैं उमर सिद्दीक, उन्होंने कहा जनाब के टीटीपी और जो जमातुल अहरार है इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है वो 135 अरब यानी 1 अरब 35 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं। हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता? हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं, भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए इधर दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हमें पैसे चाहिए 36 अरब 36 बिलियन जी। भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के जैसे कहते हैं ना कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है। मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए। वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तो भाई अगर ये सूरत हाल है तो फिर आपको कोई और रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। सचमुच किसी से उधार ले लें जहर के पैसे जो हैं। इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा? वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे, चाइना के जो वजीर खारजा हैं वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है। 10,000 रुपए डेडिकेट करने का ऐलान करता हूं जिस वजीर को जहर खाना है। 10,000 में कम से कम पूरी काबीना फारिग कर सकता हूं आज अभी इसी वक्त। किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है, कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, अब जब कभी भी पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तानी मीडिया में देखोगे, इंडिया की अगर बात हो रही तो हमेशा एक कंपटीशन चलती रहेगी। सबसे पहले कंपैरिजन चलेगा, उसके बाद कंपटीशन चलेगी और बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर पीछे रह गए, पीछे मतलब हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, इंडिया 135, 40, 45 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री है, पाकिस्तान 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है। उसके अलावा अगर आप उसकी जीडीपी देखो तो 300 बिलियन के आसपास है और इंडिया की 3.5 पौने 4 या फिर पिछले दिनों 4 की भी न्यूज़ आई थी, 4 ट्रिलियन की है।
अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप फोकस करो तो आपको कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत है नहीं, या फिर कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत है नहीं। उस बड़े कंट्री के साथ अपने अपने रिलेशन सुधार लो तो आपको बहुत बड़े लेवल पर बेनिफिट होगा। जैसे पाकिस्तान में फ़िलहाल बेरोज़गारी, महंगाई बहुत बहुत बड़े मात्रा में है, वो एक हफ्ते में कम हो सकती है। लेकिन अब क्या है कि भाई वो जिहाद का कीड़ा चढ़ा है, तो कि भाई हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और इमरान खान जो एक स्टैंडर्ड सेट करके गया है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ये सोचने पर मजबूर नहीं हो पाती कि भाई हम इसको छेड़े, क्योंकि उनको वोट खोने के डर होते हैं कि भाई हमारा वोट कम हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दी है। जब के जाने वाले थे तब भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्जी कहें एज अ पाकिस्तानी या व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि वो गलत तारीफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ कर रहे हैं और ये तारीफ उनको उस वक्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और उस चीज़ से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की ज़रूरत थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसे सीख नहीं सकते। तो ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है और भारत जो है वो हमें किसी वक्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी सी भी हेलो हाई की तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ मांगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज़ इस वक्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्जी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा हम तो कहेंगे, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। लेकिन मेन चीज ये है कि मैंने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके वो इतनी ज्यादा अपने लोगों को जो है फैसिलिटीज देती है कि वो उसके बाद भारत में वो काम करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कह लें, वहाँ के IT एक्सपर्ट्स, उसके बाद शायद वो बाहर भी जाते हैं बहुत लोग, लेकिन आपको यहाँ पे ही ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि आपके लोग यहाँ पे काम करें, ना कि बाहर जा जाके वो जॉब ढूंढें, तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वरना तो हमारा वही हाल है कि मतलब हम ना माने, हम कह जी हमें तो 12 से टक्कर लेनी है, हम तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है वो 135 अरब यानी 1 अरब 35 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं। हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता? हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं, भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, आप अगर रोड पे निकलें, अपने घर से बाहर जाएं, ये AC को बंद कीजिए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, धूप खाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके किसी मार्केट में जाए, छोटी या बड़ी, आपको बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे जो आपसे कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे। ये हालत पहले नहीं थी। इस वक्त ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की हालत बहुत खराब है। मसला ये कि बहुत सारे इश्यूज हैं। ये इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा? वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे, चाइना के जो वजीर खारजा हैं, वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है। मतलब एक, मैंने कहा ना, पूरी दुनिया बड़े फैसले। अब बात यह है कि ये बात नहीं कि पाकिस्तान कहां देख रहा है, इशू ये है कि आप इस वक्त किसी ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं इस वक्त। एक ब्लॉक बना हुआ है एंटी रशिया ब्लॉक, जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क हैं। एक है वो ब्लॉक जो कह रहा है कि हम अमेरिका के जबरदस्त इत्तेहादी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी मुल्क, लेकिन रशिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुआवे नहीं हटाएंगे चाइना का। तो वो एक पॉइंट ऑफ स्टैंड से बात करें। इंडिया की जरूरत है अमेरिका को यहाँ पे इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो मतलब ब्लॉक्स, मुख्तलिफ मुल्क ब्लॉक। पाकिस्तानी से कहें, ये जो बात है ना, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, छोड़ दें पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किस, मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए? वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं, आप तो खामोश बैठे हुए हैं।
तो एक ब्लॉक उधर बन रहा है, एक टॉक्स उधर हो रही हैं, एक बातें उधर हो रही हैं, एक उधर मीटिंग्स हो रही हैं, एक उधर एक्टिविटी हो रही है। आपके यहाँ की एक्टिविटी हो क्या रही है मुझे बताएं ना आप। डिवॉर्स में जाके तो डिवॉर्स में तो आधी दुनिया बैठी होती है, उनके बिजनेसमैन भी होते हैं डिवॉर्स के अंदर। ये इशू ये है कि आप ये या तो खुद हमने तय कर लिया कि हमने अलग ही रहना है, सारी दुनिया जो मर खप जाएगी तो इस कोर्रा अर्थ के ऊपर एक ही मुल्क बचेगा पाकिस्तान, फिर हम सोचेंगे कौन जीत गया भाई उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन कितने चाहिए इधर दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हमें पैसे चाहिए 36 अरब बिलियन जी, अभी 1 बिलियन नहीं मिल रहा। 36 बिलियन फॉरेन लोन्स हमें चाहिए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ताज़ा तरीन उनका एलामिया है। 36 बिलियन मुझे बताएं कहां से लाएंगे? मतलब लोगों को नचोड़ेंगे, कहां से लाएंगे? IMF से अभी आप बात कर रहे हैं कि 6 से उसको 8 कर दिया जाए। 36 बिलियन आपने कर्जे देने हैं, आपने इसकी कुछ स्ट्रेटेजी है? 36 ये बड़ा आसान सा बयान है ना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये फ्रंट पेज है। कंट्री नीड 36 बिलियन इन फॉरेन लोन्स। ओ भाई इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। तालिबान सोल्जर्स वर डिस्पैच्ड टू द एरिया एंड पाकिस्तानी फोर्सेस फ्लेड द एरिया एंड लेफ्ट बिहाइंड इक्विपमेंट। पाकिस्तान पर जनाब पाक फौज को लहूलुहान किया गया है, पाक फौज पर हमला किया गया है। वहाँ पे पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान की फौज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 4 जवान शहीद हुए हैं। जहां पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहां पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहां से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहां से भाग गए। फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, जहां से पैसा आएगा वहां आप उस पर टिल्ट कर देंगे। आपके कोई कौमी मुफाद नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान की फौज के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन, कल एक रिपोर्ट आई थी CTD की जिसमें कहा गया था कि 90% जो पाकिस्तान पर हमले हो रही हैं, खासतौर पे KPK पर हमले हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से हो रही हैं। भारत हमें कहता है घुस के मारेंगे, भारत अलग से धमकियां दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि भाई इंडिया तो छोड़िए, ईरान तो छोड़िए, तालिबान आकर कूट जाते हैं, तालिबान आकर मार जाते हैं। डूरन लाइन पर जो फेंसिंग की रखी है पाकिस्तान ने उसको उखाड़ कर वो फेंसिंग भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर डिस्कशन ये भी हो रहा है कि जितने भी हथियार परचेज़ किए जा रहे हैं या फिर जिसका भी मेंटेनेंस हो रहा है, उनके जो पैसे पे किए जा रहे हैं ना, वो सारे उधार लिए हुए हैं। मतलब ज़रा सोचिए कि एक कंट्री की हालत क्या है। देखिए 20-22-25 करोड़ की पॉपुलेशन कम नहीं होती। जापान की पॉपुलेशन तकरीबन 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी आज वो 3rd या फिर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है शायद। अब उसके आप जो भी काउंट करो, उनकी मेहनत करो या फिर डिसिप्लिन करो या फिर जो भी करो, वर्ल्ड वॉर 2 में भाई साहब बर्बाद हो गए थे जापान वाले। लेकिन फिर भी अगर आप जब देखो तो उनका एक मुकाम है, उनका एक उन्होंने एक अचीवमेंट है उनकी। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में हमेशा ये चलता रहेगा कि भाई, और देखिए कंपैरिजन इंडिया के साथ करेंगे, तालिबान मार के कूट के चले जाएंगे, यही चलने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यह है कि इस वक्त इन सारों ने मिलकर इस मुल्क को इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप या तो लोगों के कपड़े उतार के बेचेंगे, लोगों के घर गिरवी रखेंगे, लोगों की ज़मीनें और जायदादें गिरवी रखेंगे, या फिर आप उसके बाद जो है कि कहेंगे कि बिस्मिल्लाह। क्योंकि जाहिर बात है अगला मरहला ये होना है कि आप देखिए, आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। वो कहते हैं भाईजान हमारा पैसा पहले पे करो और फिर इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका अफगानिस्तान के साथ लगता है, शिमाली वज़ीरिस्तान का, वहाँ से हमारे पास खबर है और वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है।
4 जवान शहीद हुए हैं, इस बारे में मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा रात गए कोयटा के अंदर भी एक धमाका हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ये क्या इस ख़तरनाक खेल है जो बाढ़ रोकने की आड़ में खेला जा रहा। अब इस चीज़ को लेके वहाँ गड़बड़ तो हो रही है और एक जो नया मौक़िफ़ सामने आया है वो बड़ा ख़तरनाक है। और मौक़िफ़ ये है जी कि पाकिस्तान सिर्फ ड्यूरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर घुस के उसके बहुत सारे इलाकों को अपने इलाकों के अंदर शामिल कर रहा है। और ये जो है ड्यूरेंट लाइन से आगे की बात है, जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा एक एजेंडे उनके पास है, वो नफ़रत आमेज़ जो सामान है और जो कंटेंट है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी देखो, अब वही लोग तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे हैं देखो जी तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। और फिर इस किस्म की जो ख़बरें हैं, ये जो फेंसिंग वाला मामला है और फिर निमरोज़ सूबे वाला कि निमरोज़ के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को रोका गया है, उसको कुछ अफ़गानिस्तान के जो मीडिया के हल्के हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मैं आपको पजहोक जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उसके मुतालिक देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इस बारे में कहा है जी, एक वेल प्लेस्ड जो उनका सिक्योरिटी सोर्स है उसने ये बताया है कि पाकिस्तान को निमरोज़ सूबे के अंदर भी रोक दिया गया। आप पहले ये देखें, तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी Pakistani forces wanted to do fencing in Char Borjak district, Nimroz province in western Afghanistan. Taliban soldiers were dispatched to the area and Pakistani forces fled the area and left behind equipments. ये एक बहुत बड़ा दावा है कि निमरोज सूबे के बरजाक जिले के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहां पर फेंसिंग करने आए। जाहिर बात है फेंसिंग में सारे फौजी तो नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं, हमारे पास वहां पर लगाने वाले उसे तमाम तर चीजें होती हैं और ये एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये कोई जंग का प्रोजेक्ट तो है नहीं। अच्छा, यहां पर जैसे ही ये लगाना शुरू हुआ, ये चौथा सूबा होने जा रहा है जहां पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहां पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहां से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहां से भाग गए। अब वो तामुल का मुजाहिरा कर रहे हैं या क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करने से पहले आप जरा ये इनका जो क्लिप है जो इन्होंने 30 सेकंड का एक क्लिप जारी किया है वो देखें, फिर मैं और भी न्यूज एजेंसी जिसे कैसे रिपोर्ट कर रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। ये बड़े पैमाने पर इनकी नफरी यहां पर देख सकते हैं और बाढ़ का सामान और उस हवाले से तस्वीर और तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कंफर्मेशंस आ रही हैं। आप एक और खबर भी देख लें, तालिबान सोल्जर्स डिस्पैच्ड इन बिगर नंबर्स एंड आर ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी, ये यानी कि इन्हें कंफर्म किया है कि वहां पर बाढ़ का सामान जो पाकिस्तान छोड़ के गया है वहां पर बड़े पैमाने पर तालिबान अपने फौजी भेज रहे हैं और वो हाई अलर्ट पर हैं, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन, कल एक रिपोर्ट आई थी सिटीडी की जिसमें कहा गया था कि 90% जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, खासतौर पे केपीके पर हमले हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। भारत हमें कहता है घुस के मारेंगे, भारत अलग से धमकियां दे रहा है। फिर मुल्क के अंदर आपका टीटीपी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर टूट गया। बीएलए बलोचिस्तान की आजादी चाहती है, वो हमला करती है एफसी पर, सिविलियंस पर और पाक फौज पर कि हमें बलोचिस्तान के अंदर आजादी चाहिए। अफगान तालिबान के साथ एक अलग हमारा मसला है, यानी हमारा मसला नहीं है, तालिबान के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा शर पसंद है जो ये कहते हैं ना कि जो पपेट होती हैं, पपेट जो मौके की मुनासिबत देखते हुए आप में शामिल हो जाते हैं और आपका वो नाम बदनाम करते हैं। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही हैं, वो पाकिस्तान पर फायरिंग करते हैं, वो अपनी सरजमीन अलाउ करते हैं दुश्मनों को कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौजों पर हमला करें। तो आज पाकिस्तान पर जनाब पाक फौज को लहूलुहान किया गया है, पाक फौज पर हमला किया गया है। इस हवाले से भी मैं बात करता हूं, खबर आपके सामने रखता हूं। इससे पहले कल जो 9:40 पर, कल रात 9:40 पर क्वेटा के अंदर एक ब्लास्ट होता है, उसके अंदर भी मुतअद्दिद हलाकतें हुई। शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 4 जवान शहीद।
कि भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकता है, कोई ग्राउंड गेन कर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई मान लीजिए कि मतलब 2014 के बाद तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अग्रेसिव हो चुकी है। देखिए, पहले इंडिया के ऊपर हमला होता था, इंडिया बस मुंबई जैसा हमला होता था, फिर भी इंडिया कुछ नहीं करता था। दिखाने के लिए होता था कि भाई मूवमेंट हो रही है, लेकिन कुछ नहीं किया हमने, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2 बार हुआ तो 2 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और वो भी कश्मीर में। देखिए, एक चीज़ नोट कीजिए कि इंडिया के अदर पार्ट्स में नहीं, इंडिया के कश्मीर में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए इंडिया इतना अग्रेसिव चल रहा है और उसको यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल गई, ठीक है, तो फिर बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए, अभी फ़िलहाल 5 कंट्री के पास सीट है और उसमें चाइना उसको सपोर्ट कर देता है, लेकिन बाकी के 4 कंट्रीज़ है उसमें से 2-3 कंट्री के सपोर्ट इंडिया को मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए इंडिया खुद उस सीट पर विराजमान हो गया, तो फिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी। और देखिए, पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी यहाँ पर झटका लगेगा कि जिस पावर के ज़रिए हम इंडिया को कंट्रोल करने की ट्राई करते थे, आज वही पावर इंडिया के पास भी आ चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के बाद हमने देखा कि मुतवातिर भारतीय जाराना अज़ाइम में इजाफा होता चला गया, जो ताहाल किसी सूरत भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसके साथ साथ अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो उसने दरख्वास्त दी है और बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं इस बात के कि भारत को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यकीनन भारतीय पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी उरूज पे पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ भारतीय अज़ाइम जो है उसमें भी जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी भी किस्म की कोई नफ़ी होगी। इन तमाम हालात में कि जबकि दुनिया 1 साल से ज़ायद अरसे से इस तमाम तर सूरत हाल को देख रही है, ना सिर्फ बालाकोट हमला बल्कि उसके बाद जो है वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का रिवोक होना, इसको दुनिया नज़रअंदाज करते हुए कैसे भारत जैसे मुल्क को जो इस वक्त इंतहा पसंदी की उरूज पर है उसको जो है वो एक मेंबर की हैसियत से सिक्योरिटी काउंसिल में लाना चाह रही है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज के मौजूदा हालात में भारत इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, जहां दुनिया कोविड-19 से निपटने में लगी हुई है, इसी तमाम दौरान भारतीय जारियत जो है वो मुसलसल जारी है। और जिस किस्म के अज़ाइम का जिक्र किया जा रहा है यकीनन वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इकॉनमी की जो सूरत हाल की, अगर मौजूदा इकनॉमिकल सूरत हाल भारत की ख़राब है यकीनन, लेकिन मुस्तकबिल के जो दावे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से वो बहुत ज़्यादा जो है वो होपफुल हैं कि मुस्तकबिल 2024 में $5 ट्रिलियन की जो है GDP के दावे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम क्या सूरत हाल बनती है, ये जो इस्तेमारी या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल पावर्स जो है क्यों ये तमाम तर हालात को इग्नोर करते हुए भारत को इस मेंबरशिप देने पर जो है वो रजामंद होती जा रही हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे भारत का 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस तमाम तर रवैये के बाद भारत का 2 साल के लिए इलेक्ट होना गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें किस हद तक तब्दीली मुतवक्का है? ये देखें, सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से आएगा, तो उसका वीटो तो नहीं होगा, पर ये जरूरी है कि हमारे लिए वो मुश्किलात वहाँ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ज़ामिन है दुनिया में अमन की, तो इस सर्कमस्टांशियल बुनियादों पे चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि एक मुल्क जो है, एक रियासत जो है वो मुसलसल जो है वो जारियत में मुलव्वस है, मुसलसल जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो है उसके इल्ज़ामात हैं उस पर, उसके बावजूद जो है वो ये मेंबरशिप देना जो यकीन ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। हाँ जी, देखें, जो इंटरस्टेट रिलेशंस होती हैं उसमें अब हर मुल्क जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, मोरालिटी उसमें ज़्यादा काम नहीं करती है। अब हिंदुस्तान की ताल्लुकात बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने बहुत सारा असिस्टेंस दिया हुआ है, कोऑपरेशन किया हुआ है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी एक्टिव है अफ्रीका में, पैसिफिक आइलैंड्स में, बहुत तरफ, तो उनको इस वजह से उनको सपोर्ट मिलती है और एंडोर्समेंट मिलती है। और जो हमारी मुश्किलात हैं वो यही हैं कि
के एक बड़ी ताकत के खिलाफ हम मुखालफत करते हैं। जी देखें, इसका इस वक्त बहुत देर हो गई है। अब इसका मुखालफत करने के लिए तो किसी और को खड़ा करना पड़ेगा ना, कि कोई और मुल्क आए उनको अपोज करे। तो अभी तो कोई एशिया से कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उनके खिलाफ। तो आप समझते हैं अनअपोज्ड हैं तो उनको वोट तो मिल जाएंगे, कुछ वोट कम हो जाएंगे हमारी कंप्लेंट्स की वजह से, पर मेरे ख्याल में उनको वोट मिल जाएंगे और वो इलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अनअपोज्ड हैं। शहजाद चौधरी साहब, जनाब, ये जो मौजूदा सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, जिस तरीके से भारत इस इलेक्ट होने के बाद एम्पावर होगा, तो उसके बाद खित्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि एक एग्रेसिव मूड है भारत का जो हम मुसलसल देख रहे हैं कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है, और आलमी रद्द अमल जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके तदारुक के लिए कोई काम कर सके। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत के मामलात और इस खत्ते में जो टेंशन है वो तो अपनी जगह पर एक हकीकत है, और इसका अभी एहतमाम नहीं है, आगाज है। देखिए किस तरफ को जाके मामला बैठता है। इस वक्त तो भारत और चीन आपस में उलझे हुए हैं, और ख्याल यही किया जाता है कि एक दफा भारत जब चीन से मामलात अपना सुलझा लेगा तो शायद उसका फिर किसी किस्म का और पाकिस्तान के बारे में रवैया और जारहाना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है, और पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, बल्कि बैरूनी तौर पर भारत का भी मुकाबला कर रहा है, और भारत की जो शातराना चालें हैं उसको भी फेस ऑफ कर रहा है। ये तो एक हकीकत हो गई, ये तो हमें फेस ऑफ करना है एज ए नेशन। देखिए, जो आप सवालात पूछ रहे थे मुनीर अकरम साहब से, और जिस तरह उन्होंने बताया आपको कि ये जो यूएनओ के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है वो बेशक इस वक्त एक ऐसे वक्त में आई है जबकि उसके अपने प्लान्स बड़े एग्रेसिव है, और वो कुछ सोच रखता है कि वो पाकिस्तान का जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, वहाँ पे कुछ छेड़खानी करे किसी तरीके से, और शायद उसके लिए उसको कहीं ना कहीं पे कुछ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने की वजह से कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए, इस तरीके से कि वो मामलात को डिले कर सके। अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है तो वो जो एजेंडा सेटिंग है उसके अंदर उसका एक रोल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हो सकता है, वोटिंग होती है। और मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अकेला भारत ही वहाँ पर इफेक्टिव है। 5 परमानेंट मेंबरान है, उनमें चीन भी शामिल है। उसके बाद बाकी 9 मेंबरान है भारत के अलावा जो कि नॉन परमानेंट है। पाकिस्तान अपने फिर जो अपनी डिप्लोमेसी है वो 9 ममालिक में से लोगों के साथ लेके जाएगा। फिर खुदा न खास्ता अगर मामलात बहुत गंभीर हो जाते हैं और एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन राइज हो जाती है जो कि इस खत्ते के लिए खतरे का बायस है, तो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान में तो फिर बाहर सूरत अक़वाम मुत्तहिदा भी सीज्ड होती है उसका। वो उस तरीके से उसको किसी एक मुल्क की चाह पे मंशा पे उसको रद्द नहीं कर सकता। डिप्लोमेसी का जिस तरीके से नहीं अपना महीर साहब बता रहे हैं, हमारा एक इम्तिहान तो आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम कार्ड्स खत्म हो गए। मास्टर साहब, लेकिन आज के मौजूदा हालात जो हैं बिलखुसूस पाकिस्तान में मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसलसल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकता है, कोई ग्राउंड गेन कर सकता है। ग्राउंड गेन करने का तो मुझे नहीं पता, हरकत कर सकता है और उस हरकत का खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से कि पिछले साल इसका एक मुजाहरा छोटा सा हुआ। तो बदकिस्मती होगी हम सब की, भारत की भी, पाकिस्तान की भी। इस वक्त ये दुनिया के बहुत ज्यादा तादाद वाले आबादी वाले मुल्क हैं, दोनों मुल्क और न्यूक्लियर मुल्क हैं, और इस वक्त कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा है। और अगर अलबत्ता ये सब काम मुल्कों को करने पड़ते हैं और कौमों को झेलने पड़ते हैं, हम उसको बर्दाश्त करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन इसकी वजह से कि वो मेंबर बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये नहीं कि पाकिस्तान के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स बहुत बेहतर प्ले करके अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकता है। बाकी सब जो ताकतें हैं जो जिन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी नहीं किए हैं, वो सब इनसे कह रहे हैं कि देखें जंग ना करें आप, ये जंग छिड़ जाएगी तो बहुत बुरा होगा सबके लिए, और आप किस तरह से इस मसले को हल करें। तो वो प्रेशर हिंदुस्तान पर तो है, पर हिंदुस्तान की ऑब्जेक्टिव, ये जो हुकूमत है इस वक्त हिंदुस्तान में, ये बड़े रेकलेस लोग हैं और आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो इनको रोकने से हमें पूरा इत्मीनान नहीं है कि ये रुकेंगे।